तो 2 फेज़ के चुनाव बीत चुके हैं। तो कहाँ तक पहुँचे बीजेपी और एनडीए का 400 पार का नारा, या फिर जो है मामला उल्टा पड़ रहा है? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज में जो कमी आ रही है वो तो अब तक आपने सब सुना और देखा होगा। फेज़ 1 और फेज़ 2 में बिल्कुल बराबर एक तरह से 5 से लेकर 8% तक वोटिंग परसेंटेज में कमी आई है। फर्स्ट फेज़ ऑफ वोटिंग के बाद ये बड़े ज़ोर शोर से बात आई कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, लोग घरों से बाहर निकले। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, इलेक्शन कमीशन ने ये बोला कि भाई लोग आप बाहर आके मतदान करें, चाहे किसे भी देना हो। लेकिन सेकेंड फेज़ में भी जो है वोटिंग परसेंटेज में उसी तरह की कमी देखी गई है, यानी एवरेज देखा जाए तो 5 से लेकर 8%। फिर उसमें लोग हिंदू मुस्लिम का एंगल जोड़ते हैं कि भाई हिंदू वोटर नहीं निकल रहा, मुस्लिम वोटर निकल रहा है, मुस्लिम वोटर नहीं निकल। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज आप देखें तो क्या हिंदू कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्या मुस्लिम मेजॉरिटी डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर जगह ये कमी देखी गई है। अगर शहरी इलाकों में जैसे कि गौतम बुद्ध नगर, जहाँ बेसिकली ये मुस्लिम पॉपुलेशन कमी मानी जाएगी, यहाँ भी लगभग 6 से 7% की कमी है। और अगर आप देखें कि फेज़ 2 में जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, जहाँ की 70% तक मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहाँ भी वोटिंग परसेंटेज में कमी है। तो क्या ये इशारा क्या कर रहा है? या तो एक दो बात होगी, कुछ लोग कहते हैं कि जो हिंदू वोटर है, ये दोनों बातें सही लगती है मुझे। कहते हैं लोग कि जो हिंदू वोटर है वो इसलिए नहीं निकल रहा कि या जो बीजेपी सपोर्टर कह लीजिए ज़्यादातर हिंदुओं में, कि भाई बीजेपी तो आ ही रही है, 400 मोदी पहुंच जाएंगे, सरकार तो इन्हीं की बन रही है, तो हम वोट नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा। बहुत लोग जो अति उत्साहित होते थे पहले, कहीं और नौकरी कर रहे हैं, वहाँ से घर जाके जहाँ उनका वोट है वहाँ जाके लोग वोट देते थे, वो इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। जो एंटी बीजेपी वोटर है, या जो ऐसा नहीं कह सकते कि सारे मुस्लिम एंटी बीजेपी है, सारे हिंदू प्रो बीजेपी है, ये गलत चश्मे से देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, जो एंटी बीजेपी वोटर है वो इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उसे लगता है कि शायद इस बार तो 2024 में कोई चांस बनता नहीं विपक्ष का। विपक्ष एकजुट अपना मजबूत चेहरा या वैसी कैंपेनिंग, एक कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पाया, बिखरा बिखरा सा सब कुछ नज़र आ रहा है। या स्टेटमेंट भी उल्टी सीधी कि भाई हम संपत्ति पे टैक्स लगा देंगे, मरने के बाद 55% संपत्ति गवर्नमेंट ले लेगी, हम सबको बांट देंगे। तो लोग भी ये देख रहे हैं कि इस तरह से बातें करके और नुकसान कर रही है जो अपोजिशन पार्टी है, इसलिए क्या वोट देना। तो ये दो प्रोबेबल रीज़न लगता है। चलिए आज हम एक और इंटरेस्टिंग स्टेट की बात करेंगे, जिसमें जैसे पंजाब। एक इसके पहले वीडियो में मैंने तमिलनाडु के बारे में बताया था, जिसमें कि अन्नामलाई और जो है वहाँ क्या चेंजेस आ रही हैं, कि तमिलनाडु कहीं ऐसा तो नहीं करने वाला जैसे कि 2019 में बंगाल ने सरप्राइज़ किया था सबको, सीधा 2 सीट से बढ़ के 18 सीट पे पहुँच गई थी। उसी तरह तमिलनाडु में 1 सीट या 0 सीट होती थी बीजेपी, कहते हैं लो 4-5 सीट। तो अब पंजाब में क्या होगा? वैसे तो पंजाब में जाना जाता है जैसे केरल और तमिलनाडु में बीजेपी 0 है, उसी ढंग से पंजाब में भी बीजेपी का कोई अपना वजूद है नहीं। अकाली दल के साथ वो आज तक मिलकर लड़ती रही और 1 या 2 सीट पे वो जीतती रही जो उसके हिस्से में आती थी, अमृतसर और ख़ास करके जो गुरदासपुर वाली सीट है। तो इस बार क्या स्थिति कुछ बदली है? इस बार पंजाब में बीजेपी अलग लड़ रही है। इस बार ना वो अकाली दल के साथ है और ना ही वो और कोई ऐसा गठबंधन अभी तक देखने को मिल रहा है। 4 कॉर्नर कंटेस्ट कह सकते हैं। वहाँ एक तरफ जो है आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, बीजेपी अलग लड़ रही है, अकाली दल अलग लड़ रहा है, कांग्रेस अलग है। तो इसमें 4 जगह वोट का डिवीज़न होगा। जो पंजाब की जो डेमोग्राफी है उसमें 58% 57% के आसपास जो है सिख पॉपुलेशन है। बाकी जो अराउंड 40 या इससे थोड़ा सा ज़्यादा 38 या 40% हिंदू या नॉन सिख पॉपुलेशन है और अराउंड 58-60% सिख पॉपुलेशन है। तो जो कांग्रेस का वोट है, जो क्योंकि ये हर कोई जानता है कि हम पंजाब में गवर्नमेंट बनाने के लिए वोट नहीं कर रहे हैं, हम प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए वोट कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस का कोई चांस बनता है? ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होगा जब वहाँ का वोटर वोट करने जाएगा। जो एंटी मोदी एक सेंटिमेंट है पंजाब में, वो किस किस कम्युनिटी, मतलब क्या समाज के हर सेक्शन में बराबर रूप से मौजूद है, ये भी कहा नहीं जा सकता। और इसमें जो है एक जो मिडिल क्लास वोट था जो कि आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ था, ईमानदारी के साथ, क्योंकि वो उन्हें लगता था कि कुछ एक नई पार्टी है, नई बात करने के लिए आई है, बाकियों से अलग है। तो जो अरविंद केजरीवाल वाला एपिसोड हुआ है दिल्ली में, इसके बाद अगर वो वोट छिटकता है तो किधर जाएगा? दूसरी तरफ अकाली दल है। अकाली दल के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बना है पंजाब में 10-15 सालों में। आज हम कहें कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, ऐसा लगता नहीं।
लोगों में असंतोष और एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट अकाली दल आज भी ज़मीन पे मौजूद है। तो वो सारा वोट जो असंतुष्ट वोट था अकाली दल का, वो जाता था मेनली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। चूँकि कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह रहे, 2 टर्म रह के वो भी हटे, अकाली दल को लोग पहले देख चुके हैं, अब एक आम आदमी पार्टी बचती थी। तो आम आदमी पार्टी ने जैसा अभी दिल्ली में एक वो जो अपना इमेज का उसका डैमेज हुआ है और पब्लिक भी दिल्ली की उनके पीछे नहीं आई, तो इससे जो है अगर जो पंजाब का एक अर्बन मिडिल क्लास है वो खिसकेगा तो किधर जाएगा। दूसरी तरफ वो अकाली दल और कांग्रेस को आजमा चुका है। कुछ हद तक कांग्रेस को इसका फ़ायदा हो सकता है, और बाकी जो बीजेपी को वहाँ नुकसान होता था अकाली दल के साथ रहने के कारण, वो वोट, क्योंकि जो अकाली दल को भी पसंद नहीं करते वो बीजेपी को भी पसंद नहीं करते थे। अब चूँकि बीजेपी अलग है, तो वो असंतुष्ट वोट जो आम आददमी पार्टी से एक तरह से निराश होकर अब कोई और विकल्प देख रहा है, वो एटलीस्ट लोकसभा में हो सकता है कंसिडर कर ले बीजेपी का एज एन ऑप्शन। स्पेशली जो वहाँ का जो माइग्रेंट वोट है, जो एक हिंदू वोट है, हिंदू वोट बेसिकली कांग्रेस की तरफ जाता था, बट अब जो एक ये नैरेटिव चला है कि हम सब बांट देंगे, फिर नरेंद्र मोदी ने उस पर ये लगा दिया है कि भाई आपकी संपत्ति लेके ये रोहिंग्या और घुसपैठियों में बांटेंगे, तो उससे अगर हिंदू वोट पोलराइज होता है तो उसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को ही होगा। क्योंकि इस बार पब्लिक ये नहीं देखती कि भाई बीजेपी तो अकाली दल के साथ है, अकाली दल तो फिर वही हम चाहते नहीं अकाली दल आए सत्ता में, तो बीजेपी अलग है, कह सकती है भाई हमारे को देखो, हम प्राइम मिनिस्टर को देखो। तो एक वो कुछ दाव खेल सकती है। और जो सिख पॉपुलेशन में एक दलित सिख का बड़ा तबका है, वो भी जिसका स्विंग वोट माना जाता है, वो जिधर फेवरेबल गवर्नमेंट जा रही हो उस तरफ वो जा सकती है पावर के साथ अलाइन करके। तो इसमें 30-60 और 40 इस ढंग का गेम हो सकता है। 40 to 50% सीट अभी भी ऐसा लगता है 6 से 7 सीट आम आदमी पार्टी के पास जाएगी। बाकी जो 6 से 7 सीट है इसमें हो सकता है आधे आध हो जाए, 3 या 4 सीट तक बीजेपी का चांस बन सकता है। स्पेशली जो लुधियाना वाला जो इंडस्ट्रियल एरिया है, गुरदासपुर, इनका एक अपना सीट है, एक का सीट और कहीं ऐसा निकल सकता है जहाँ वहाँ नॉन सिख पॉपुलेशन और दलित सिख पॉपुलेशन का गठजोड़ बन जाए। क्योंकि एक जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड पॉपुलेशन नहीं है कि भाई मुझे इधर जाना है अगेंस्ट मोदी या मोदी के खिलाफ जाना है, जो एक अर्बन मिडिल क्लास है, कमाने खाने वाली लोग है, जो सच में आम आदमी था, जो आम आदमी पार्टी पे भरोसा करके आया था, उसमें जो एक भारी असंतोष है और जो बीजेपी अकाली दल से अलग हो गई है, इसका फ़ायदा हो सकता है कि बीजेपी को मिल जाए, क्योंकि ये वैसे भी प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है। तो अगर ऐसा होता है तो सीटों की टैली बढ़ा सकती है और ये पंजाब में एक नई राजनीति की शुरुआत भी हो सकती है, क्योंकि पॉलिटिकल अल्टरनेटिव वहाँ पे ख़त्म होता जा रहा है। देखा जाए तो अकाली दल आज के समय जब तक वो अपना रिवाइवल नहीं करती, उसका भविष्य ऐसा कुछ दिखता नहीं। आम आदमी पार्टी जिस ढंग से करना चाहिए था परफॉर्मेंस, या जो उम्मीदें थी पब्लिक की, फ़िलहाल उस पर तो मतलब अगर ओवरऑल पिक्चर देखा जाए, हो सकता है पंजाब में अच्छा कर भी रही हो, पूरी तरह से पब्लिक अभी निराश नहीं हुई है, लेकिन जो एक उम्मीद थी जैसा कि वैसा तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। ख़ास करके अरविंद केजरीवाल वाला एपिसोड तो बहुत ही डेंट कर गया, खासकर उस अर्बन मिडिल क्लास अर्निंग न्यूट्रल वोटर के माइंड में, जो कि पॉलिटिकली कमिटेड नहीं है, मोदी के खिलाफ जाना है कि मोदी का विरोध करना, उसके माइंड में। तो इस हिसाब से जो है एक मतलब थर्ड फ्रंट के रूप में जो है बीजेपी वहाँ उदय कर सकती है अपना, आफ्टर लाइक आम आदमी पार्टी, अकाली दल और कांग्रेस। तो देखते हैं आगे होता क्या है। और इसी के साथ अब अगला थर्ड फेज़ का जो चुनाव है उसमें 94 सीट्स पे इलेक्शन होने वाला है। और इसमें अब कहा जाता है कि बीजेपी का जो टफेस्ट फेज़ था वो पहले 2 फेज़, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे बीजेपी ऑलमोस्ट ज़ीरो थी, जैसे तमिलनाडु, केरल, ये 2 स्टेट अभी भी ब्लैंक स्टेट बनाया था बीजेपी के लिए, जिसमें कि तमिलनाडु में लगभग 40, केरल में 20, यानी 60 सीट तो बीजेपी माइनस करके चलती है। हालांकि इस बार कहानी तमिलनाडु की कुछ बदली से लग रही है, फिर भी बहुत अच्छा भी हुआ तो क्या 40 में 4-5 आ जाएगा। सीटों के लिहाज से जो सबसे बड़ा एक ब्लैंक था, ज़ीरो था, वो इन 2 स्टेट में एनडीए बीजेपी के लिए होता था। ये दोनों फेज़ निकल चुके हैं। अब आगे आने वाले जो 5 फेज़ हैं इसमें ये सारे ऐसे कि अब थर्ड फेज़ में तो गुजरात है, 26 के 26 सीटें, जहाँ तक लगता नहीं है कि कोई यहाँ खास कॉन्टेस्ट है बीजेपी के अगेंस्ट में। उसके अलावा अब यूपी का जो अवध, इसमें बनारस और वो जो अंदर वाले जो इलाके हैं, यूपी की सीटें जाएगी, असम में कुछ सीटें जा रही हैं, और जो है वेस्ट बंगाल की भी कुछ सीट हैं। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश की काफ़ी सीटें हैं। तो अब जो है एक आंध्रा में, हाँ, कर्नाटका की बहुत सारी सीटें हैं।
कर्नाटका में भी इस समय जो एक आज इंसिडेंट हुआ है, जो उस एक लव जिहाद वाला आपने सुना होगा, जिसमें एक लड़की की, हिंदू लड़की की हत्या कर दी गई थी, तो वो इस समय फिर वहाँ उसने माहौल अलग बना दिया है, पोलराइज जैसा हो रखा है वहाँ पे। तो उसका फ़ायदा सीधा सीधा मिलता हुआ बीजेपी को दिख रहा है। तो आने वाले 5 फेजेस में अब सीटें बढ़नी चाहिए जो एनडीए की है। अभी तक तो ये देख के ऐसा लगता है, कई सारे अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे चैनल, तो कुछ जो भी इंडिपेंडेंट जो पोल एनालिस्ट हैं, वो लगभग जो अभी तक 180 सीटें गई हैं, इसमें वो मानते हैं बीजेपी के लिए 190 सीट गई थी। उस 190 में से 130 सीट बीजेपी के लिए थी, एनडीए के लिए 60 सीट जो है, मतलब 40 तमिलनाडु और 20 केरल के हटा के। तो इस 130 सीट में ऐसा मानते हैं कि लगभग 100 के आसपास बीजेपी को एज है, बढ़त है। और अब आने वाली जो ये 94 सीट हैं, इसमें अब देखते हैं कहाँ के, हालांकि ज़्यादा कंटेस्ट वाली सीटें नहीं हैं, एनडीए की फेवरेबल सीटें, जैसे कि मैंने बताया गुजरात में 26 की 26 में बीजेपी के कोई ख़ास यहाँ पे सीधा हर कोई जानता, होम स्टेट है नरेंद्र मोदी का, तो बात नहीं है कुछ। उसके अलावा जो मध्य प्रदेश की बाकी सीटें, वहाँ भी अब ईजी वाली सीट है, कर्नाटका लगभग ईजी है। तो अब देखिए 7 मई को जो है चुनाव है, उसके बाद देखते हैं इलेक्शन किस करवट बैठता है और क्या आगे का रुख होता है। तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मिलते हैं फिर बहुत जल्दी, बात करेंगे किसी और विषय पे अपने अगले संस्करण में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।